हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे जहांगीर के शासनकाल के बारे में। जहांगीर के बचपन का नाम हम जाने, इसके बचपन का नाम सलीम था। ठीक है, इसके बचपन का नाम क्या था? सलीम था। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि जहांगीर का जन्म 30 अगस्त 1569 को हुआ था। इसका पहला विवाह अंबर के राजा भगवान दास की पुत्री और राजा मान सिंह की बहन मानबाई से 1585 ईस्वी में हुआ था। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि जहांगीर जी का जो पहला विवाह हुआ था वह 1585 में मानबाई से हुआ था। मानबाई का बाप भगवान दास था और भाई मान सिंह था। ठीक है, अब उसका जो मानबाई से जो पुत्र पैदा हुआ था उसका नाम होता है खुसरो। मानबाई से जो पुत्र पैदा हुआ था उसका नाम होता है खुसरो। अब 1586 ईस्वी में सलीम बोले तो जहांगीर दूसरा विवाह करता है जगत गोसाई से। जगत गोसाई के बाप का नाम होता है उदय सिंह, मतलब इसके पिता होते हैं उदय सिंह। और जगत गोसाई से जो पुत्र जन्म लेता है उसका नाम होता है खुर्रम। जगत गोसाई से जो पुत्र जन्म लेता है उसका नाम होता है खुर्रम। ठीक है, अब होता यह है कि भाई शादी विवाह तो कुल कर लिया, अब राज्याभिषेक की भी बात आती है। ठीक है, तो जब राज्याभिषेक की बात आती है तो 1605 ईस्वी में, ठीक है, आगरा के किले में 1605 ईस्वी में जहांगीर का राज्याभिषेक होता है। जब राज्याभिषेक होता है तो नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाह गाजी की उपाधि धारण करता है। नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाह गाजी की उपाधि धारण करता है और जहांगीर ने अपने पक्ष के सरदारों को उच्च पद प्रदान करता है ना। जो भी सरदार जहांगीर के पक्ष में थे उनको बड़ा पोस्ट देता है। और उसी सरदारों में राजा वीर सिंह बुंदेला था। यही वीर सिंह बुंदेला अबुल फजल की हत्या किया था। ठीक है, अच्छा अब आगे देखते हैं। अकबर कह रहा है कि यहाँ, ठीक है, टोटल कह रहा है कि अकबर की परंपरा को स्थापित रखते हुए जहांगीर ने अपना शासन उदारता से आरंभ किया और गद्दी पर बैठते ही उसने विभिन्न लोकहितकारी आदेश दिए। ठीक है, अब कुछ प्रथा भी चलाया। दो अस्पा एवं सिंह अस्पा प्रथा जहांगीर चलाई। दो अस्पा का मतलब क्या होता था? तो दो अस्पा में होता यह था, दो अस्पा में जो मनसबदार थे सवार पद के दो गुने घोड़े रखते थे। ठीक है, जो मनसबदार थे अपने सवार पद के दो गुने घोड़े रखते थे, लेकिन सिंह अस्पा में जो मनसबदार थे अपने सवार पद के 3 गुने घोड़े रखते थे, है ना। इसके बाद से फिर क्या होता है कि 1615 ईस्वी में राणा अमर सिंह, 1615 ईस्वी में राणा अमर सिंह और जहांगीर के मध्य चित्तौड़गढ़ की संधि होती है। राणा ने मतलब राणा अमर सिंह कौन था? राणा प्रताप का पुत्र था। यह किसका पुत्र था? राणा प्रताप का पुत्र था। ठीक, तो राणा ने मुगल बादशाह का अधीनता स्वीकार कर लेता है। बादशाह ने राणा को चित्तौड़ समेत समस्त भूभाग वापस कर दिया जो अकबर के समय से मुगल आधिपत्य में था। ठीक है, इसके साथ साथ ये भी होता है कि दुर्ग का किलाबंदी नहीं किया जाएगा। ठीक है, शर्त रहता है। जहांगीर से विवाह के बाद नूरजहां ने जुनता दल का निर्माण किया। जहांगीर जो है कि नूरजहां से भी विवाह करता है। जब नूरजहां से विवाह करता है तो नूरजहां जुनता दल का निर्माण करती है। जुनता दल के जो प्रमुख सदस्य होते हैं वो नूरजहां के पिता होते हैं, नूरजहां की माँ होती है, नूरजहां का भाई होता है और खुर्रम होता है। खुर्रम कौन होता है? जगत गोसाई का पुत्र खुर्रम। ठीक है, तो नूरजहां का पिता कौन होते हैं? एतमाद उदौला या मिर्जा गियास बेग। ठीक, नूरजहां की माँ कौन होती है? असमत बेगम होती है। नूरजहां का भाई कौन होता है? आसफ खां होता है। और शहजादा खुर्रम को तुम जानते ही हैं। ठीक है, इस गुट का प्रभाव 1627 तक रहा। जो जुनता दल बना था इसका प्रभाव 1627 तक रहा। नूरजहां से प्रभावित जहांगीर के शासनकाल को 2 भागों में बांटा जा सकता है। पहला भाग 1611 से 1622 और दूसरा 1622 से 1627। तो प्रथम काल में खुर्रम नूरजहां का गुट का सदस्य था। प्रथम काल बोले तो 1611 से 1622 वाला। ठीक है, प्रथम काल में मतलब इसकी बात कर रहा है, 1611 से 1622 की बात कर रहा है। इसकी बात कर रहा है कि 1611 से 1622 तक प्रथम काल में यानी खुर्रम नूरजहां गुट का सदस्य था। ठीक है, लेकिन दूसरे काल में यानी 1622 से 1627 वाले काल की बात कर रहा है, खुर्रम इस गुट से अलग हो जाता है। ठीक,
अब होता यह है कि विलियम हॉकिंस, ठीक है, यह जहांगीर के दरबार में भेजा गया था। ठीक है, विलियम हॉकिंस किसके दरबार में आया था? जहांगीर के दरबार में आया था। ईस्ट इंडिया कंपनी का राजदूत था। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी का राजदूत था जो जहांगीर के शासनकाल में आया था 1608 से 1611, 3 साल। ठीक है, अच्छा, अब कह रहा है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रतिनिधित्व के रूप में मुगल दरबार में उपस्थित होने वाला पहला अंग्रेज था ना, ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रतिनिधित्व के रूप में मुगल दरबार में उपस्थित होने वाला पहला अंग्रेज था। कौन? विलियम हॉकिंस। अब जहांगीर क्या करते हैं, इसको इंग्लिश खां की उपाधि दे देते हैं। भाई अंग्रेज था, अंग्रेजी बोलता था तो इंग्लिश खां की उपाधि दे देते हैं। ठीक है, अंग्रेज था ना तो इंग्लिश खां की उपाधि इसको दे दिया जाता है। और साथ में क्या करते हैं कि आर्मीनिया की किस्ती से इसका विवाह करवा देते हैं। अब विवाह हो गया। ठीक, अब जहांगीर के दरबार में आने वाले दूसरे शिष्टमंडल का नेतृत्व करता सर थॉमस रो था। ठीक है, तब तक दूसरा व्यक्ति आ जाता है सर थॉमस रो। और सर थॉमस रो 1615 से 1619 तक रहा। ठीक है, 1615 से 1619। लेकिन वही विलियम हॉकिंस जो था कि 1608 से विलियम हॉकिंस 1608 से 1611 तक था। ठीक है, और यह जो आता है सर थॉमस रो 1615 से 1619 तक था। अब यह जो सर थॉमस रो था यानी सर थॉमस रो था, कुल मिला के सर रो नहीं था, या थॉमस रो था, सीधा बोला जाए इसको थॉमस रो। ठीक है, थॉमस रो था ब्रिटेन के राजा जेम्स प्रथम के दूत के रूप में 18 सितंबर 1615 को सूरत पहुंचा है ना। तो पहली बार जेम्स, ठीक है, यानी थॉमस रो जो है कि 18 सितंबर 1615 को सूरत पहुंचा था। 18 सितंबर 1615 को सूरत पहुंचा था। किसके दूत के रूप में? तो ब्रिटेन का राजा जेम्स प्रथम के दूत के रूप में पहुंचा था। जनवरी 1616 में वह अजमेर में जहांगीर के दरबार में पहुंचा। ठीक है, तो 1616 में वह जो है कि जहांगीर के दरबार में पहुंचा। कहाँ? अजमेर में। ठीक, अब वहां जाता है तो उसने बादशाह के साथ मांडू, बादशाह के साथ क्या करता है, उसने बादशाह के साथ मांडू, अहमदाबाद, अजमेर, कौन कौन जगह? मांडू, अहमदाबाद, अजमेर जैसे अनेक स्थानों पर जाने का अवसर मिला। ठीक है, यानी जो थॉमस रो था वह मांडू जाता है, अहमदाबाद जाता है और अजमेर जाता है। किसके साथ? जहांगीर के साथ। फिर कह रहा कि वह बादशाह के साथ शिकार खेलने भी गया। वह आगरा में 1 वर्ष तक रहा। ठीक है, शिकार का खेल लिया एकदम मस्ती से, एक साथ आगरा में रहा भी। अब क्या कह रहा है कि पीटर मुंडी, ठीक है, पीटर मुंडी, इसे लगता है कि पीटल मुंडी, मुंडी उसको पूरा पीट दिया गया हो, पीटल मुंडी है ना। तो नाम क्या है भैया? पीटर मुंडी। अब ये पीटर मुंडी कौन है भाई? तो ब्रिटेन का यात्री है और यह शाहजहां के समय आया था। जहांगीर का बेटा कौन है? शाहजहां। ठीक है, तो यह शाहजहां के शासनकाल में आया था। ठीक है, अब आता है फ्रांसिस्को पेलसर्ट। यह जहांगीर के शासनकाल में आया था लेकिन यह डच पर्यटक था। ठीक है, एक बार और इसको समझ लेते हैं। जो पीटर मुंडी है वह ब्रिटेन का रहने वाला था, शाहजहां के शासनकाल में आया था। लेकिन फ्रांसिस्को पेलसर्ट था, यह डच यात्री पर्यटक था, यह जहांगीर के शासनकाल में आया था। जो फ्रांसिस्को पेलसर्ट है इसने एक बुक लिखी जिसका नाम है रिमांस ट्रेंटी, जिसका नाम है रिमांस ट्रेंटी। तो फ्रांसिस्को पेलसर्ट की बुक का नाम क्या है? फ्रांसिस्को पेलसर्ट की बुक का नाम है रिमांस ट्रेंटी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं मुगल चित्रकला। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक समझते हैं कि चल भाई, चलो ठीक है। मुगल चित्रकला जहांगीर के शासनकाल में अपनी पराकाष्ठा पर पहुंच गई थी, हाई लेवल पहुंच गई थी। पहले चित्रकारी हस्तलिखित ग्रंथ की विषय वस्तु से संबंध होती थी। ठीक है, जो पहले चित्रकारी होती थी वह हस्तलिखित ग्रंथ की विषय वस्तु से संबंधित होती थी, लेकिन जहांगीर ने उसे इस बंधन से मुक्त कर दिया। बाद में जहांगीर इसको हटा दिया। जहांगीर के समय सर्वोत्कृष्ट चित्रकार थे उस्ताद मंजूर और अबुल हसन थे। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, कि जहांगीर के समय, ये वाली लाइन, जहांगीर के समय के सर्वोत्कृष्ट चित्रकार उस्ताद मंजूर और अबुल हसन थे। जो मंजूर साहब थे उनको उपाधि क्या दिया जाता है? नादिर उल अस्त्र को उपाधि दिया जाता है, जबकि जो अबुल हसन होते हैं उनको नादिर उज जमा की उपाधि प्रदान की जाती है। ठीक, अब आगे देखते हैं कि
उस्ताद मंजूर प्रसिद्ध पक्षी विशेषज्ञ थे। जो मंसूर थाप थे वे क्या करते थे, पक्षियों का बहुत अच्छा फिगर बनाते थे, चित्र बनाते थे। लेकिन 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 वही जो अबुल हसन थे वह व्यक्ति चित्र बनाते थे, बहुत बेस्ट चित्र बनाते थे, है ना, उसमें महारत हासिल थे उनको। अब आगे देखते हैं, जहांगीर एक उच्च कोटि का लेखक तथा समालोचक था। उसने अपनी आत्मकथा फारसी भाषा में लिखा, उसका नाम तुझो के जहांगीरी था। मतलब यह है कि जो जहांगीर जी हैं इसने अपनी आत्मकथा लिखी। आत्मकथा का नाम क्या था, तुझो के जहांगीरी था, जो फारसी भाषा में थी। ठीक है, अच्छा आगे देखते हैं भाई। जहांगीर के सबसे बड़े पुत्र खुसरो ने जहांगीर के गद्दी पर बैठने के शीघ्र बाद विद्रोह कर दिया। ठीक है, जहांगीर का सबसे बड़ा पुत्र तो खुसरो था जो मान बाई से पैदा हुआ था। तो यही कह रहा है कि जहांगीर के सबसे बड़े पुत्र खुसरो ने जहांगीर के गद्दी पर बैठते ही विद्रोह कर दिया, लेकिन 1606 ईस्वी में पराजित हो जाता है, शांत हो गया अब। ठीक है, अब 1623 ईस्वी में क्या होता है कि 1623 ईस्वी में अब खुर्रम खुराफात करता है। 1623 ईस्वी में शहजादे खुर्रम के विद्रोह का महाबत खान के नेतृत्व वाली सेना ने दमन कर दिया। जब 1623 ईस्वी में खुर्रम विद्रोह करता है तो महाबत खां की जो सेना थी उसके विद्रोह का दमन कर देती है। लेकिन यही महाबत खां 1626 ईस्वी में जहांगीर के विरोध विद्रोह कर देता है। कुल मिलाकर समझते हैं कि 1626 ईस्वी में महाबत खान ने खुद जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह खड़ा कर देता है। ठीक है ना, चलिए अब आगे कह रहा है, थोड़ा सा अब हम इसकी बात कर लेते हैं। मुगल बादशाह बाबर, जो बाबर थे इनका मकबरे की हम बात करते हैं। जो बाबर जी हैं, ठीक है, बाबर का मकबरा कहाँ है, तो बाबर का मकबरा कहाँ है, ये बाबर का मकबरा है काबुल में। काबुल कहाँ पड़ता है, अफगानिस्तान में, इसलिए हमने कलर चेंज कर दिया पहले से। देखिए ब्लू वाला कहाँ है, तो ब्लू क्या कर रहा है, ब्लू कह रहा है बाबर। अब बाबर का मकबरा कहाँ है, काबुल में। काबुल कहाँ है, अफगानिस्तान में। ठीक है, लेकिन यहीं हम देखते हैं जो जहांगीर है, जहांगीर का मकबरा कहाँ है, शहादरा लाहौर में। ठीक है, और शहादरा कहाँ है, पाकिस्तान में, है ना। तो एक बार और समझ लेते हैं, बाबर का मकबरा काबुल कहाँ है, अफगानिस्तान। जहांगीर का मकबरा शहादरा लाहौर, यह कहाँ है, पाकिस्तान में। ठीक है, चलिए आगे हम बात करते हैं एतमाद-उद-दौला का मकबरा। एतमाद-उद-दौला की मकबरा की बात करते हैं। उसको नूरजहाँ 1622 से 1628 के मध्य बनवाई थी। ठीक है, जो अपने पिता मिर्जा गियास बेग की याद में बनवाई थी। मतलब एतमाद-उद-दौला जिसको हम लोग मिर्जा गियास बेग के नाम से जानते हैं, इनकी जो मकबरा है 1622 से 1628 के मध्य नूरजहाँ ने बनवाई थी। ठीक ना, अब इस मकबरे की विशेष बात यह थी कि यह पहली कृति ऐसी है, मतलब पहला बनाया गया स्ट्रक्चर ऐसा है जो पूर्णतः संगमरमर में बनाई गई थी। यह पहली ऐसी कृति है जो पूर्णतः संगमरमर में बनाई गई थी। इसमें गुदाई एवं संगमरमर के अलावा पित्रा-दूरा का प्रयोग सजावट हेतु किया गया था। तो यह क्वेश्चन बनता है कि पित्रा-दूरा का प्रयोग कहाँ किया गया है, तो पित्रा-दूरा का प्रयोग एतमाद-उद-दौला की मकबरा में किया गया है। ठीक है, अब लास्ट पॉइंट हम देखते हैं। लास्ट पॉइंट हमारा यह कह रहा है कि गोविंद पैलेस, ठीक है ना, गोविंद पैलेस की बात कर रहा है, गोविंद महल की बात कर रहा है, मध्य प्रदेश के दतिया में है। ठीक है, गोविंद महल कहाँ है, तो गोविंद महल मध्य प्रदेश के दतिया में है और वह 7 मंजिला है ना। गोविंद महल कितना तक है, गोविंद महल 7 मंजिला है और इसका निर्माण 1614 ईस्वी में करवाया गया था। कौन, राजा वीर सिंह देव करवाया था, और किससे, पत्थरों से करवाया था। तो कुल मिला के बात यहाँ से आती है कि गोविंद महल जो है कि मध्य प्रदेश के दतिया में है, 7 मंजिला है। इसका निर्माण 1614 में राजा वीर सिंह करवाया था, जो पत्थरों का बना हुआ है।